गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी क्वाड्रेचर और रेक्टिफिकेशन मतलब क्षेत्रकलन और चापकलन की तीसरी क्लास है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो था कि क्षेत्रकलन होता क्या है, क्यों जरूरी है, इसका उपयोग क्या है और किस तरीके से समाकलन जो है वो हमारी मदद कर सकता है क्षेत्रकलन निकालने में। और थोड़ा सा आइडिया समझा चापकलन का और इसे आगे बढ़ाया, फॉर्मूले सेट किए और प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करते करते हम पहुंच गए ध्रुवियों पर। लास्ट हमने जो किया था वो था प्राचालिक। अगर कोई समीकरण प्राचालिक रूप में हो तो कैसे हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। प्राचालिक को चाहें तो हम कार्तीय रूप में बदल के भी कर सकते हैं और सीधा प्राचालिक में भी कर सकते हैं। ये हमने देखा। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ध्रुवीय वक्र, कि अगर कोई वक्र ध्रुवीय है तो उसका किस तरीके से क्षेत्रफल निकाला जाएगा। ठीक है ना, जो ध्रुवीय है उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। और ये चीज लास्ट क्लास में मैंने बताई थी कि फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्रुवीय से निकालते हैं या कार्तीय से निकालते हैं, आता उतना ही है। आता उतना ही है, जो आपके लिए सुविधाजनक हो आप उसमें निकालो। कई बार तो समीकरण ही ध्रुवीय दिया होता है। जो समीकरण होता है, अच्छा समीकरण, अच्छा राधे राधे। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखो, अभी भी आ रहा है। देखो अभी भी आ रहा है। हाँ, बाकी लोग चेक करो। अब ठीक है, चलो आ जाओ। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो ये था कि भाई क्षेत्रफल क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जो होता है, अटक रही है, रुक सी रही है। अभी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद 1-2 मिनट वेट करते हैं। तब तक आप मेरी आवाज सुन लें। तो जो हम बात कर रहे थे वो थी कि जो क्षेत्रकलन होता है वो क्षेत्रफल निकालने का आइडिया होता है। और आपका जो क्षेत्रफल है वो आप 3 तरीके आपको बताए गए हैं। एक है आप एक्स एक्स से परिबद्ध करके, एक था वाई एक्स से परिबद्ध करके, और एक था ध्रुव से परिबद्ध करके। एक्स एक्स से परिबद्ध करके, वाई एक्स से परिबद्ध करके, ध्रुव से परिबद्ध करके। यानी 3 तरीकों से आप अपने वक्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीनों ही तरीकों से आपको अलग अलग तरीका है, काम करने का तरीका अलग अलग है। तीनों का ही काम करने का तरीका अलग अलग है। एक्स एक्स से परिबद्ध अलग तरीके से काम करता है, वाई वाला अलग तरीके से काम करता है, ध्रुव वाला अलग तरीके से काम करता है। अलग अलग इनके फॉर्मूले हैं, अलग अलग इनका काम करने का तरीका है। लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि काम भी अलग अलग ही होगा। अब हमें वर्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्त का ही निकालना है। चाहे कोई कैसे निकाले, वो अपने तरीके से निकालेगा, है ना, वो अपने तरीके से निकालेगा।
अपने तरीके से निकालो, लेकिन निकालेगा तो वृत्ति ना। अब ये थोड़ी है कि ये अलग तरीका है तो अलग तरीका तो कुछ और निकाल दे, कुछ और निकाल दे तो अलाउड नहीं है। तो अपने अपने तीनों ही अपने जो तरीके हैं उनका यूज करेंगे, और जो वक्र है, जो बंधा हुआ वक्र है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करके देंगे, है ना। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन क्षेत्रफल वही है, क्षेत्रफल वही देंगे। अब क्या बता सकते हैं, वीडियो क्लियर नहीं है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, और थोड़ा और वेट कर सकते हैं। अगर वीडियो साफ नहीं है तो थोड़ी देर और वेट कर सकते हैं। हाँ, तो हो सकता है नेटवर्क इश्यू हो कोई, वो चेंज करके देख लेते हैं। अब चेक करो। तो फिर आगे ही कोई प्रॉब्लम है। नेट में प्रॉब्लम नहीं है, नेट की स्पीड भी अच्छी है। देखो, अब ठीक है। अब चेक करो एक बार और। चलो ठीक है, आते हैं दोबारा से उसी पे बात करते हैं कि जो वक्र होता है, जो भी वक्र होता है उसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका क्षेत्रफल तैयार होता है। हर फॉर्मूला अपने अपने तरीके से काम करता है, अपने अपने तरीके से काम करता है। तीनों के तरीके अलग अलग है, इस वजह से कोई तरीका लंबा हो सकता है, कोई तरीका छोटा हो सकता है, कोई तरीका जल्दी आंसर पे पहुंचा देगा, कोई देर बाद आंसर पे पहुंचाएगा, किसी में कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगे, ज्यादा मान रखने पड़ेंगे, ये हो सकता है। लेकिन तीनों ही फॉर्मूलों का जो मूल मकसद है वो है क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो जो क्षेत्रफल बंधा हुआ है वो ज्ञात करना। तो तीनों ही फॉर्मूले इफेक्टिव है, डिपेंड करता है सवाल कैसे है। जैसे कोई सवाल अगर ध्रुवीय रूप में ही दिया हुआ है, अब ध्रुवीय रूप में दिया हुआ है तो फिर यही फॉर्मूला ठीक रहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फॉर्मूला ठीक रहेगा। ध्रुवीय को पहले कार्तीय में बदले और कार्तीय में बदल के फिर ये वाले लगाएं तो लंबा हो जाएगा, डबल लंबा हो जाएगा। पहले ध्रुवीय को कार्तीय में लाओ, कार्तीय में लाके फिर ये वाले सूत्र लगा के निकालो तो ये लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम सीधा ये वाला फॉर्मूला ही यूज कर लें। तो बस ये हो सकता है, तीन फॉर्मूले आपके पास है, जो ज्यादा आसान लगे, ज्यादा सुविधाजनक लगे, उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि तीनों से कोई अलग अलग आंसर आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, तीनों से एक ही आंसर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल एक ही है। अलग अलग क्षेत्रफल है ही नहीं तो फिर अलग अलग आंसर भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जैसे आ जाओ, अब ध्रुवीय के साथ हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जो ध्रुवीय वक्र होते हैं उनके डायग्राम थोड़े हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हमारे लिए उनके जो डायग्राम होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि हमने जब वक्र अनुरेखण पढ़ा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वक्र है, ध्रुवीय वक्र जो खासकर होते हैं, इनके या तो आप डायग्राम याद रखो या फिर कुछ पॉइंट रखकर इनके डायग्राम बना लो, एक हल्का सा आइडिया तैयार कर लो कि भाई ध्रुवीय वक्र को बनाया कैसे जाता है। जो ध्रुवीय वक्र होते हैं पोलर कर्व होते हैं,
इस टाइप वाले। अब ये क्या देखने में बिल्कुल भी पहचान में ही नहीं आते हमें, क्योंकि हम इनके साथ बहुत समय नहीं बिताते, बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों के साथ हमने नहीं बिताया है। कार्त्य के साथ तो बहुत लंबा समय हमारा है, बहुत लंबा अनुभव है हमारा। तो कार्त्य को तो हम देख के पहचान जाते हैं, ये प्रबलय है, ये रेखा है, ये व्रत है, ये दिग्वर्त है, ये अति प्रबलय है। उसके साथ बहुत लंबा समय होने की वजह से पहचान आसान है। इनके साथ हमने समय कम बिताया है, तो अगर जाना पहचाना समीकरण भी हो तो भी उसे पहचानने में टाइम लग जाता है। जाना पहचाना समीकरण हो तो भी पहचानने में टाइम लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब ये समीकरण है, ये कोई अब देखने में बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये समीकरण है किसका, है ना। अगर यही समीकरण कार्त्य में लिखा हुआ होता, अगर यही समीकरण कार्त्य में लिखा हुआ होता तो हम जल्दी से पहचान जाते। यही समीकरण अगर कार्त्य में लिखा हुआ होता तो हम पहचान जाते, क्योंकि ध्रुवीय के साथ हमारी जो दूरी है वो परेशान करती है ना। अच्छा, चाहो अब मैं इसको ध्रुवीय से कार्त्य में बदल के दिखाता हूँ, और एक बार आप चाहो तो डायरेक्ट इसका डायग्राम बना सकते हो, थीटा का मान रख रख के डायग्राम बना सकते हो। आ जाओ, देखो इसे मैं बदलता हूँ, चेंज करता हूँ। दोनों तरफ r से गुणा करने पर, जब आप कार्त्य से ध्रुवीय में बदलते हैं तो आप इन समीकरणों का इस्तेमाल करते हैं। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक चौथी समीकरण टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स। इन चार समीकरणों का उपयोग लेकर कार्तीय से ध्रुवीय और ध्रुवीय से कार्तीय में बदलते हो। और क्यों बदलते हो वो मैंने बता ही दिया, ध्रुवीय कम समझ में आते हैं। दिक्कत ये है ध्रुवीय की कि ध्रुवीय कम समझ में आते हैं, क्योंकि सवाल वैसे भी ओवरऑल कोर्स में भी ध्रुवीय कम ही आता है, वो कम आता है, और हम उसके साथ वैसे भी थोड़ा और कम रहते हैं, तो इस वजह से वो पहचान में आने में दिक्कत आती है कि समीकरण है किसके। ठीक है, तो कार्तीय से आप ध्रुवीय में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्मूलों की सहायता से। वापस ध्रुवीय कार्तीय में चेंज हो जाएगा, फिर तो पहचान ही जाओगे, वैसे कर सकते हो। आ जाओ, इसको पहचानते हैं, एक्स वाई आर स्क्वायर टेन थीटा। अब मैंने दोनों तरफ इसे आर से गुणा कर दिया, तो ये हो गया आर स्क्वायर टू ए आर कॉस थीटा। सीधा भी कर सकता था, सीधा भी कर सकता था, जो कॉस थीटा का मान था मैं यहाँ से रख देता, कॉस थीटा बराबर आ जाता एक्स बटा आर, फिर आर से आर गुणा होकर आर स्क्वायर हो जाता, और आर स्क्वायर का मान ये रख देता। लेकिन आर से सीधा गुणा कर दिया तो भी आसान हो गया। आर स्क्वायर का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए, आर कॉस थीटा बराबर हो गया एक्स, ये एक्स आ गया। हो गया, पदों को एक तरफ कर लो, और ये साफ दिख रहा है कि ये वर्त का समीकरण हो गया। ये आपके वृत्त का समीकरण हो गया। तो अब वही समीकरण जब ध्रुवीय में लिखा हुआ है तो पहचान नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम कार्त्य में बदलते हैं पहचान आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वही है, जब आप हिंदी में कोई चीज पढ़ते हो आराम से समझ में आ जाती है, इंग्लिश में पढ़ते हो तो बहुत जोर आता है पढ़ने में समझने में। कारण क्योंकि इंग्लिश के साथ आपका समय उतना नहीं बीता है जितना हिंदी के साथ बीता है, तो हिंदी आपको जल्दी समझ में आती है, इंग्लिश आपको थोड़ी लेट समझ में आती है। ठीक है ना, तो वही प्रॉब्लम जो रहती है, इसलिए हम इंग्लिश को पहले हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं वो कह क्या रहा है। तो वही प्रॉब्लम ध्रुवीय के साथ भी है, कम समय बिताया है इसलिए इनके बारे में कम जानते हैं, और फिर दिक्कत आती है। अब यहाँ पे आप इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, चाहे तो आप होल स्क्वायर बना लो, उसको होल स्क्वायर बना के केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हो। कैसे? माइनस टू ए एक्स ले लिया, ठीक है, ए स्क्वायर इधर जोड़ दिया, ए स्क्वायर उधर जोड़ दिया, ए स्क्वायर इधर और ए स्क्वायर इधर, एल एच एस आर एच एस दोनों साइड जोड़ दिया। दोनों साइड क्यों जोड़ा? ताकि होल स्क्वायर बन जाए, क्योंकि जो हमारा वर्त का समीकरण होता है वो स्क्वायर में होता है। एक्स के पद का स्क्वायर, ये हो गया एक्स माइनस ए का स्क्वायर, प्लस वाई को वाई माइनस जीरो लिख ले, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये रहा वर्त का, इसका केंद्र है आपका ए जीरो, ये हो गया आपका केंद्र। ये जो वृत्त बनेगा इसका केंद्र होगा ए जीरो पर, त्रिज्या होगी ए। अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हम जानते ही हैं, जब वृत्त की त्रिज्या पता हो हमें तो क्षेत्रफल भी आ जाएगा। क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर, क्षेत्रफल होगा पाई ए स्क्वायर।
क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, जो अपना 7वीं 8वीं वाला फॉर्मूला है वो लगाया कि अगर त्रिज्या पता है आपको, सर्कल की त्रिज्या पता है, तो सर्कल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गणित बदलती नहीं है। गणित ऐसे नहीं होती कि 7वीं क्लास की गणित है वो अलग है, 12वीं क्लास वाली गणित अलग है, बीएससी वाली अलग है, पीजी वाली उससे भी अलग है, पीएचडी में कोई और ही गणित पढ़ रहा है। नहीं, आप वृत्त का क्षेत्रफल अलग 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 तरीके से निकाल सकते हो। आएगा वृत्त का क्षेत्रफल ही, वो 7वीं वाला ही आएगा। अब मैं इसको समाकलन से निकाल के दिखाता हूं, देखो उतना ही आएगा। और काटते से भी निकालेंगे और ध्रुवे से भी निकालेंगे। इसका सेंटर है A0, तो ये रहा आपका A0। वर्त का केंद्र A0 है, त्रिज्या A है, ठीक है। ये आपका, अब मैं इसको पहले ध्रुवीय में निकाल के दिखाता हूँ, फिर काटते में निकालेंगे। पहले ध्रुवीय में निकाल लेते हैं, फिर काटते में निकालेंगे। तो ध्रुवीय में क्या करते हैं आप, ध्रुवीय में आप क्या करते हैं, ध्रुव से शुरू करते हैं। ये रहा ध्रुव, यहां से आप शुरू करते हैं, है ना, यहां से आप शुरू करते हैं, इस पार्ट से यही होता है, यहां से शुरू करते हैं। और ये रहा पहला कोण, फर्स्ट कोण, θ1 बराबर 0। फिर इस कोण से इस तरीके से आप क्षेत्रफल तैयार करते हैं और लास्ट कोण तक आते हैं। लास्ट कोण आपका आ जाएगा 90 डिग्री, छोटा 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 होता है, लास्ट कोण थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा 90 नहीं है ये, सॉरी, π/4 है, π/4, एक मिनट, π/4, θ2 बराबर π/4। अच्छा, पता कैसे चला कि लास्ट कोण π/4 है, आ जाओ। पता कैसे चला कि लास्ट कोण π/4 है? पहला कोण तो साफ दिख रहा है कि 0 डिग्री है, पहला 0 डिग्री है, लेकिन ये कैसे पता चला कि जो लास्ट कोण है वो π/4 है? तो वो ऐसे पता चला कि लास्ट में क्या होगा, आपका जो कर्व है, जो वृत्त है, वो अंदर चला जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, इसका मतलब आर का मान 0 होगा। तो देखो आर का मान 0 कब है, आर का मान 0 कब है, तो आर का मान अगर हम 0 रखते हैं तो ये हो गया 2a cos थीटा। ये देखो, यहां से आपको पता चल जाएगा कि हम अगर हम गलत भी हैं, क्योंकि हमें लगता है, क्योंकि वो इतना नजदीक से आता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि यार हमारे लिए तो 45 भी वही है, 60 भी वही है, 75 भी वही है, क्योंकि आंखों से तो आप नहीं देख सकते ना, आंखों पे तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना नजदीक आया हुआ है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि भैया ये कितना है ना। और हमारे जो चित्र होते हैं वो वैसे ही रफ होते हैं। तो ये देखो 2a cos थीटा, अब यहाँ पे देखो ये 0 हो गया, cos थीटा बराबर 0 आया, और cos थीटा बराबर 0 आया, इसका मतलब थीटा बराबर π/2 आया। ना भाई, ये 45 नहीं है, 90 है, जो पहले लिया था वही सही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है आंखों की, कि सिर्फ आंखों से देख के आप कोण तय नहीं कर सकते। हाँ, जो स्पष्ट कोण है वो तो ठीक है, जो कोण स्पष्ट है वो तो ठीक है, लेकिन जो कोण स्पष्ट नहीं है उसके लिए आप अपने सवाल के पास जाइएगा, क्योंकि कर्व जो है वो घूम कर अंदर आ रहा है, तो आपको आर का मान 0 रखना होगा। आर का मान 0 रख के थीटा का मान आप पता कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोण पर ये जो कर्व है ये एकदम अंदर घुस जाएगा, मतलब मूल बिंदु पे यानी ध्रुव पे पहुंच जाएगा। अब हमारा कर्व क्या होता है, हमें यहाँ पे शिकायत होती है, हमें लगता है 45 पे खत्म हो रहा है, कई बार होता भी है 45 पे, ये नहीं 45 पे नहीं खत्म होता, लेकिन हमारे डायग्राम कोई परफेक्ट डायग्राम तो होते नहीं है कि हम पूरे नाप तोल करके बनाते, नाप तोल करके बनाते नहीं, इसलिए हम अपने ऊपर विश्वास करने के बजाय समीकरण पे विश्वास करें। समीकरण में आर 0 रख लें, थीटा का मान पता चल जाएगा, कंफर्म, ठीक है। अब ये आपका हो गया 0 से लेकर π/2 तक। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, 1/2 थीटा बराबर 0 से लेकर थीटा बराबर π/2 तक, आर स्क्वायर और डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा, 1/2 0 से लेकर 90, आर का मान ये रख दो, जो कि हो गया आपका 4a स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। 4 से ये 2 कट कर दो, 2a स्क्वायर बाहर आ गया, है ना। एक डबल और कर दूं ऊपर और नीचे वाला, क्योंकि ऐसे 2 भाग है इसमें। तो एक वो वाला डबल कि भाई 2 हिस्से हैं, मैं एक हिस्से का निकाल रहा हूं और दोनों हिस्से का निकालने के लिए 2 से गुणा कर रहा हूं। तो ये 2 से गुणा इस बात की कि डबल कर रहा हूं। cos स्क्वायर थीटा का समाकलन करने के लिए cos स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। 1 प्लस cos 2 थीटा का, एक का हो गया थीटा, cos 2 थीटा का हो गया sin 2 थीटा बटा 2, और 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक। यहां रख दो, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका 2a स्क्वायर, और ये रखने पर पाई बाई 2 हो गया, प्लस साइन में रखा, साइन पाई हो गया, साइन पाई 0 हो गया, ये 0, माइनस फिर 0 रखा, दोनों 0 हो गए, 2 से 2 कट गया, पाई a स्क्वायर, उतना ही आया, उतना ही आया। अब तो हमने समाकलन से निकाला था, अब तो चौथी पांचवी वाला जो फॉर्मूला वो नहीं लगाया था, अब तो समाकलन से निकाला। तो गणित का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो फाउंडेशन है, वो है लॉजिक। फाउंडेशन इस बात पे नहीं है कि आप चौथी क्लास में पढ़ रहे हैं या पांचवी क्लास में पढ़ रहे हैं। अब आपने गणित को तय किया हुआ है कि इतना हिस्सा जो है इस तरीके से हम गणित को शुरू करेंगे। ये कोई चौथी पांचवी की गणित नहीं है, ना ये चौथी की गणित है, ना ये पांचवी की गणित है, और ना ये सातवीं की गणित है। गणित चौथी पांचवी की होती ही नहीं है। गणित का एक क्रम होता है, क्रम होता है कि यहाँ से शुरू करेंगे, पढ़ाते जाएंगे, और आगे जाने का मतलब कभी ये नहीं है कि पीछे वाला गलत साबित कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक के ऊपर एक चल रहा है, जैसे सीढ़ियां चलती है, एक सीढ़ी दूसरी सीढ़ी को सपोर्ट करती है, दूसरी तीसरी को सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आगे जाके सीढ़ियां मना करे कि पीछे वाली सीढ़ियां गलत थी, वो वैसा नहीं है। तो आपने इससे निकाला, अब आपने इससे निकाला, अब हम इसको काटते रूप से चलते हैं, काटते रूप से ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर काटते रूप से चलेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये u एक्स एक्स पे y dx लगा दे, तो ये रहा, ये लो काटते में। 0 से कहां तक जाओगे, 0 से लेकर 2a तक। 2a कैसे हुआ, 2a कैसे हुआ, सेंटर a 0 पर है, सेंटर a 0 पे है, इसका मतलब 0 से लेकर a यही है, और आगे भी a होगा क्योंकि त्रिज्या त्रिज्या बराबर होती है। तो टोटल कितना होगा, 2a तक। तो x बराबर 0 से लेकर 2a तक, ये हो जाएगा x बराबर 0 से लेकर 2a तक। ठीक है, y का मान यहां से निकाल लो, y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2a माइनस एक्स, ये निकालो, स्क्वायर वाला निकालो, ये सुंदर लगेगा, फटाफट हो भी जाएगा। फिर बाद में स्क्वायर बनाए, इससे अच्छा पहले ही ले लें। ये लो, ये y वाला मान यहां रख दो, और डबल, क्योंकि ऊपर और नीचे, ये डबल। अब समाकलन कर दो सीधा, वो जो बड़े वाला फॉर्मूला है वो लग जाएगा, समाकलन हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, आंसर वही आएगा, पाई a स्क्वायर। ठीक है ना। x माइनस a बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x माइनस a बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस a बटाई लिमिट 0 से लेकर 2 तक। अब ये लिमिट रख के इसको सॉल्व कर लो, तो इससे आपको वही आंसर मिल जाएगा जो ये। तो अब आप इनमें से कोई भी तरीका जो आपको सूटेबल लगे, बेस्ट सूटेबल लगे, वो आप यूज कर सकते हैं, जो इजी लगे। वो ये नहीं है कि अब ये देखो ध्रुवीय वाला आसान हो गया, क्योंकि अगर हम ध्रुवीय से ध्रुवीय में करते हैं तो ध्रुवीय से काटते में नहीं बदलना पड़ा, सीधा ही यहाँ आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया, बदलाव नहीं करने पड़े। बाकी तरीके में जाएंगे तो बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तरीके अलग आंसर देंगे,
ये जो सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी होती है, हमें ये लगता है कार्त्य में ध्रुवीय में दी है मतलब ध्रुवीय में ही करना पड़ेगा। क्यों? कार्त्य में करते आंसर कुछ और आने लग जाएगा, या एक्स वाले से एक्स वाला दिया है तो अगर वाई वाला करने लग जाएंगे तो आंसर अलग आ जाएगा। अलग नहीं आएगा क्योंकि वृत्ति है, आना तो क्षेत्रफल वृत्त का ही है ना। आप और अगर कोई और जो है कोई और फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल कोई और देता है तो वो फॉर्मूला गलत है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल सदियों से यही है और यही रहेगा, वो अलग नहीं हो सकता। वो फॉर्मूला गलत हो सकता है, वो तरीका गलत हो सकता है जो ये कह रहा है, इसका आंसर तो कुछ और है ना। तो ये अलग अलग तरीके हैं सेम ही एरिया को निकालने के। अब इनमें कोई आसान पड़ता है, जैसे इसका समाकलन थोड़ा टफ पड़ा, उसका समाकलन आसान था। ये टफ है, ये आसान है, बस इतना फर्क है टफ और आसान का। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो अब चेंज करने वाला जो काम है वो हम नहीं करेंगे, जैसा का जैसा सवाल है उसको वैसा का वैसा ही निपटाएंगे। जैसा है वैसा का वैसा ही निपटाएंगे। जैसे अभी समीकरण को देखो, ये जो समीकरण है ये है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्क्वायर। ये कुछ समीकरण याद भी रख लेना, क्योंकि पेपर में इनको बनाना संभव नहीं है, याद ही रखा जा सकता है। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे सीधा ऐसे याद कर सकते हो, जब थीटा का मान 0 होगा, जब थीटा का मान 0 होगा, आप थीटा का मान 0 रखो। जब थीटा का मान 0 रखते हो तो साइन 0 हो जाएगा, कोस का मान 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यानी आर बराबर ए और आर बराबर माइनस ए, तो ये यहां हो गया। आपका ए यहां तक ले लेता हूं, ए माइनस ए। ऐसे ही आप जब थीटा का मान 90 रखोगे, थीटा का मान 90 रखोगे, 90 रखते ही ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर, तो आर बी तक जाएगा। ये मान लो प्लस बी और ये यहाँ पे माइनस बी, तो आपको जो कर्व प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा, तो यूं एक शेप आपको प्राप्त होगा। अब इसमें क्या करना होगा, एक का निकालेंगे 4 से गुणा कर देंगे, एक का निकालेंगे और 4 से गुणा कर देंगे। कोण क्या रहेगा, यहां से ध्रुव से शुरू करना है, इस कोण से थीटा बराबर 0 से लेकर घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ और घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ और घुमाते जाओ, यहां तक घुमा लिया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री तक करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो चारों का एक साथ हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 0 से लेकर π/2 तक आर स्क्वायर डी थीटा एंड डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, 4 से गुणा करने पर हो गया आपका 2 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा बटा 2, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2, और फिर डी थीटा। समाकलन कर दो, 1/2 सब में से आ जाएगा बाहर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ए बराबर आ गया हमारा। एक एक समाकलन को एक एक बार करते जाओ, ए स्क्वायर बाहर, इसका हो गया थीटा, इसका हो गया साइन 2 थीटा बटा 2, थीटा प्लस साइन 2 थीटा बटा 2 और 0 से π/2। फिर बी स्क्वायर वाला, एक का हो गया थीटा माइनस
साइन 2 थीटा बटा 2 और 0 से लेकर π/2 तक। साइन में तो रखोगे तो सब 0 ही आएंगे, है ना, खाली ये बचेगा 90 और ये 90। तो आपके पास बचेंगे a² इंटू π/2 प्लस b² इंटू π/2। π/2 कॉमन आ जाएगा और a² प्लस b², और आपका आंसर आ जाएगा C। ठीक है ना। तो शुरुआत में जब मैंने इसको गर्व को देखा था तो मुझे लगा था कि दिग्वर्त है, मुझे लगा था ये दिग्वर्त है। जब इसका क्षेत्रफल आया तो मैं कंफर्म हो गया कि दिग्वर्त नहीं है। जब इसका क्षेत्रफल आया तो कंफर्म हो गया कि दिग्वर्त नहीं है, क्योंकि दिग्वर्त का क्षेत्रफल आता है π/AB। दिग्वर्त का जो क्षेत्रफल है वो आता है π/AB, और इसका क्षेत्रफल π/AB नहीं आया, है ना। इसका क्षेत्रफल π/AB नहीं आया, π/AB नहीं आया, इसका मतलब है कि दिग्वर्त नहीं है। हाँ, नियर टू आप कह सकते हैं दिग्वर्त है, उसके नजदीक का है। नजदीक का तो बहुत हो सकता है ना, एग्जैक्टली तो नहीं है ना, एग्जैक्टली ये वो नहीं है। क्लोज होते हैं कई बार ग्राफ, क्योंकि हमारे लिए देखो सारे एक जैसे ही होते हैं, हमारे एकदम बहुत बारीक डिफरेंस को हम नहीं समझ पाते हैं। जो बारीक डिफरेंस होता है, पतला डिफरेंस होता है, वो नहीं दिखते। जैसे येलो कलर है, तो येलो कलर के अंदर भी आपको एक येलो कलर में 1 मिलियन कलर मिल जाएंगे जो येलो टाइप के होते हैं, लेकिन क्या पहचान सकते हैं? हम सबको येलो ही कहते हैं, फिर हम सबको येलो ही कहते हैं, है ना। आज अगर आप देखेंगे तो जो आज के कंप्यूटर आते हैं उसमें कहते हैं 16 मिलियंस कलर है मिनिमम, अब तो और भी बढ़ गए, 16 मिलियन कलर है। तो 16 मिलियन कलर, हम तो यही पढ़े हैं कि 7 ही कलर होते हैं, 16 मिलियन कहाँ से आ गए? और 16 मिलियन आ गए तो 16 में 7 का भाग देते हैं, तो लगभग लगभग एक कलर के अंदर 2 मिलियन के शेड है, और 2 मिलियन 1 मिलियन 10 लाख का, यानी एक कलर में 20 लाख शेड्स है, मतलब 20 लाख येलो है, 20 लाख प्रकार के येलो हैं। अब हमारे लिए तो वो सारे येलो येलो ही होंगे, क्योंकि याद रखिए एक में 20 लाख येलो हैं, एक येलो 20 लाख प्रकार से बनाया जा सकता है, और अलग अलग येलो बनेगा। लेकिन हमारे लिए तो क्या वो 20 लाख होंगे? नहीं, हमारे लिए वो एक येलो होगा। तो वही है, क्योंकि आंखों से आप इतना गहराई नहीं पकड़ पाते, उतनी महसूस नहीं कर पाते, आपको वो थोड़ा सा भी मिलता जुलता लगता है तो लगता है हाँ यही है। लोग बादलों में इंसानों को देख लेते हैं, बादल आते हैं, दिखता है यार वो देखो इंसान की शेप आ रही है, वो देखो महाकाल दिखाई दे रहे हैं, वो देखो शिव जी दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे सकते हैं? नहीं। वो क्या हुआ, बादलों में शेप ढूंढ लिया। तो नियर टू ढूंढ लेते हैं, जो हमारे जो चित्र दिख रहा है हमें, और हमारी जो याददाश्त है, जो हमारा अनुभव है, उसके साथ दोनों को जोड़ के उसका नियर बाय जो आंसर होता है, अप्रोक्सीमेट, वो दिखा देते हैं। फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। व्युत्पत्ति में जाके देखो कि कैसे आया ये। जो मेरे क्वाड्रेचर रेक्टिफिकेशन वाले लेक्चर है बीएससी वाले, उनमें जाइए और उनमें जाके देखिए कि ये कैसे आया। वहां पे आपको उसको डेरिवेशन मिल जाएगा, व्युत्पत्ति मिल जाएगी कि ये क्यों आता है ना। और शायद लास्ट वाला जो करवाया हुआ है कोर्स, उसमें भी शायद मैंने ये दिखाया हुआ है कि कैसे आया, तो आपको वो देखनी चाहिए। हाँ, वो नियर बाय होता है, मैंने क्या कहा कि नियर बाय हम पकड़ लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि येलो कलर 20 लाख प्रकार से होते हैं, लेकिन हम तो किसी को भी देखेंगे येलो ही बोलेंगे कि या तो पीला है, पीला है, पीला है, लेकिन पीले में भी 20 लाख कलर है अभी तक के हिसाब से। आने वाला समय और बढ़ेगा तो हो सकता है कि 1 करोड़ येलो कलर हो। हाँ, करवाया था ना। हाँ, पिछले लेक्चर देख लेना, पिछले लेक्चर में मैंने इसका प्रूफ करवाया हुआ है। जो पुराने वाले लेक्चर है उसमें मैंने इसका प्रूफ करवाया हुआ है ना। फिर वो डबल हो जाएगा एक एक चीज। आप वहां से देखिए, वहां अलग सवाल करवाए हुए हैं, यहाँ अलग सवाल करवाए हुए हैं, ताकि आपको डबल सवाल करने को मिल जाए, है ना। डबल सवाल यही रखा है मैंने। वहां पे आप देखेंगे वहां अलग सवाल है। जो बीएससी वाले वीडियो हैं उनमें आपको नवकार वाले सॉल्यूशन मिलेंगे, जो नवकार की बुक के हैं। फिर आप जो फर्स्ट टाइम जो कोर्स करवाया था उसमें जाके देखेंगे तो अलग वीडियो पे सवाल करवाए हैं। यहाँ पे जो सवाल है वो अलग क्वेश्चनों पे है, ताकि आपको हर बार नए सवाल मिले और ज्यादा पढ़ने को मिले। पुराने भी तो है ही, वो भी देखो, ये भी देखो, ताकि वेराइटी ज्यादा आपको मिल सके। तो ये हमारा आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ जाओ, आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा। आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा। आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा। बहुत सुंदर ग्राफ है ये, ग्राफ बहुत सुंदर है।
ये बहुत अच्छा ग्राफ है। ये एक्चुअली कार्डोइड भी है, ये लेमिनेस्केट भी है, इसके कई नाम है। ये 3 ग्राफों का एक मिश्रण है। 3 ग्राफ ए और बी पे डिपेंड करता है। जब आपके ए और बी बराबर हो जाते हैं, जब आपके ए और बी छोटे बड़े होते हैं, ए बड़ा है, बी छोटा है, ए छोटा है, बी बड़ा है, इसके आधार पे आपका ये जो ग्राफ है, इसके 3 शेड बनते हैं, 3 शेप जो है वो आपको नजर आएंगे। देखो, अब इसमें गौर करना, इसकी शेप को देखना। ठीक है, कार्डोइड है, कार्डोइड है। अभी अभी फिलहाल ये कार्डोइड है। क्यों? क्योंकि ए और बी बराबर है। देखो, ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है। ए और बी दोनों बराबर है। जब तक दोनों बराबर है ये कार्डोइड है। लेकिन जैसे ही बी बड़ा हो जाएगा और या बी छोटा हो जाएगा, तो शेप देखो। अब शेप को देखो। दिख रही शेप? तो एक ही ग्राफ है ये। आपका सिर्फ बी का मान चेंज कर रहा हूं मैं। ए को फिक्स कर दिया मैंने, सिर्फ बी को चेंज कर रहा हूं, और बी को चेंज करने से ये ग्राफ प्राप्त होता है। ये 3 ग्राफ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और पैकम पैक करूं, तो ये आपको देखिए 3 ग्राफ इसमें मिल रहे हैं आपको।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्लो करके देखते हैं। 3 ग्राफ जो है ना, जो 3 ग्राफ है वो आपको ये देखो, एक ग्राफ ये है जिसमें 2 लूप बन रहे हैं, 2 लूप बन रहे हैं। ऐसा कब हुआ है? जब बी बड़ा है ए से। जब आपका बी ए से बड़ा है तो आपका ये आया है। जब आपका बी बड़ा है ए से, इस केस में बी कौन है? जो आपका कॉस थीटा का गुणांक है। जो कॉस थीटा का गुणांक है जब वो बड़ा होता है ना, एक तो अचर पद का गुणांक है, एक कॉस का गुणांक है। जब आपका कॉस का गुणांक बड़ा होता है तो एक लूप बनता है, 2 लूप बनते हैं, एक बड़ा लूप और एक छोटा लूप। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ए और बी को बराबर कर देता हूं, ए और बी को बराबर करने पर ये धीरे धीरे लूप खत्म होता चला जाता है, खत्म हो रहा है, खत्म होते 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 जैसे एग्जैक्टली ए आ जाएगा, ये देखो, ये है आपका कार्डोइड। आप पहुंच गए कार्डोइड पे, और जैसे ही अब आप बी को पीछे लोगे और ये देखो पीछे सरकता जाएगा, सरका, नजर आ रहा है यहाँ पे। बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात ये है कि ये तीनों ही केस में आपका एरिया चेंज नहीं हुआ है। ये जो भी घूम के बन रहा होगा अपना एरिया कंजर्व कर रहा है, अपना एरिया चेंज नहीं कर रहा। एरिया आप चाहे फर्स्ट केस में निकालो, सेकंड केस में निकालो या थर्ड केस में निकालो, आप ए को बी से बड़ा कर दो या बी को ए से बड़ा कर दो या ए को बी के बराबर कर दो, आपका एरिया चेंज नहीं होगा। आपका एरिया हमेशा उतना ही बना रहता है। आकृति सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, आकृति सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है, एरिया चेंज नहीं कर रही। शेप बदल रहा है, रूप बदल रहा है, एरिया नहीं बदल रहा है। एरिया तीनों ही केस में आपका, और 3 केस नहीं है वैसे, मैंने कहा ना 3 दिखा रहा हूं मैं आपको, ये 3 नहीं है। हाँ, ओवरऑल आप 3 बोल सकते हैं। एक तो वो जब ये मूल बिंदु से जाता है, एक जब छोटी एक और लूप बनाता है, एक तब जब वो मूल बिंदु से दूर चला जाता है। तो आप 3 डिवाइड इस तरीके से ब्रॉडर वे में 3 डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडर वे में वैसे तो 3 नहीं है, वैसे तो मैंने दिखाया छोटे 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 कई है। ये देखो, एक नहीं है, छोटे लूप भी कई है, ये देखो छोटे लूप का भी कोई एक नहीं है, 2 3 4 गिनते जाओ, ये कई है। लेकिन चलो हम इसको एक मान लेते हैं, इसको एक केस मान लेते हैं। जब छोटा लूप बनेगा एक केस, जब छोटा लूप नहीं बनेगा मतलब 0 का बनेगा, और जब बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो 3 केस हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 केस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे बात समझ में आ गई ये चीज। तो ये जो आकृति है इसका जो एरिया है वो चेंज नहीं होता है। अच्छा, एक जो चीज आकृति और पढ़ रहे थे हम, वो भी देख लेते हैं। वो थी हमारी आर स्क्वायर ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा वाली। ये देखो, ये है आपका। अब ये देखो, ध्यान से देखो, आपको लग रहा होगा ये दिग्वर्त है, लेकिन ये दिग्वर्त नहीं है। यहाँ पे गोलाई देखो, क्योंकि मैंने कहा ना कि वही प्रॉब्लम येलो वाली है। येलो वाली जो प्रॉब्लम है वो है हमारे साथ। अगर हम इसे दिग्वर्त के साथ में देखेंगे तो शायद ये क्लियर हो जाएगा।
ये देखो, अब दिखाई दिया? देखो, अब इतना क्लोज गैप है, वो हम पकड़ ही नहीं पाते। जबकि ये पता हमें कैसे चला कि इन दोनों के बीच में गैप है एरिया से? क्योंकि अगर दोनों सेम होते तो एरिया भी सेम आता, एरिया अलग अलग नहीं आ सकता। ऐसा थोड़ी क्षेत्रफल अलग जाए। तो ये नियर टू पैराबोला है, नियर टू दिग्वर्त है, इलिप्स है, परंतु है नहीं। ये देखो इतना सा। अब इतना गैप हम थोड़ी पकड़ते हैं, इतना हम आंखों से पकड़ ही नहीं सकते। ऐसा हम मानते हैं, हाँ ठीक है दिग्वर्ती है। और वो कैसे पता चला कि ये दिग्वर्त नहीं है? जैसे मैंने बताया, जब क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल हमारा आया पाई बट्टा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, जिसने कंफर्म कर दिया कि नहीं, ये वो नहीं है। क्योंकि अगर ये वो होता तो पाई ए बी आता। मान्य क्या होता है? मान्य क्या होता है? इसमें मानने की क्या दरकार है? नहीं है दोनों वक्र सेम। मानने वाला कौन सा हो गया? ठीक है ना? अभी दोनों ऐसा लगे, हल्का हल्का तो यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन जैसे ही जूम करते हैं ये गैप आपको दिखने लग जाता है कि भाई दोनों आकृतियां एक नहीं है, ये दिग्वर्त नहीं है। और इतने से वजह से इसके, इस वजह से ही इनके एरिया में फर्क आ रहा है ना? गणित गणित है, गणित जो है वो गणित है, वो बेईमानी नहीं करती। तो गणित तो अपना डिफरेंस दे रही है कि भाई डिफरेंस है तो वो दिख भी रहा है डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि अब इस बात से कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ेगा कि आप कौन से का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आप ए बी से बड़ा निकालो, ए बी से छोटा निकालो, ए बी के बराबर निकालो, जो आपको ठीक लगे उससे निकालो। कोई भी एक कर्व पकड़ लो, तो यहां से शुरू कर लेंगे, 0 से लेकर पाई तक। हाँ, नहीं, वो एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गणित का मतलब यही है कि सेंसेस पे हम ज़्यादा विश्वास ना करें। हमारे सेंसेस पे विश्वास ना करें, क्योंकि हमारे सेंसेस जो है वो ज़्यादा साथ नहीं देते। अब इतना बारीक डिफरेंस हमारे सेंसेस नहीं पकड़ पाएँगे। इतना बारीक डिफरेंस जो है वो हमारे सेंसेस नहीं पकड़ पाएँगे। हमारी आँखों में, जैसे मैंने बताया कि हमारी आँखें, तो सोचो कि जब 16 मिलियन कलर हैं तभी तो दिखते हैं। 16 मिलियन कलर हैं, लेकिन हमारी आँखें तो 7 ही देखती हैं। चलो कोई अच्छा है, आदमी तो नॉर्मली 7 ही देखता होगा। औरतें चलो 4 गुना ज़्यादा देख लेती होगी, 28 कलर देख लेती होंगी। आदमी 7 देखता है, औरतें 28 देख लेती होगी। चलो बढ़ा देते हैं, 100 देख लेती होंगी। 16 मिलियन तो वो भी नहीं देख पाती होंगी, जबकि है 16 मिलियन तो, है ना? काउंट किया हुआ है 16 मिलियन। अच्छा, 16 मिलियन के नंबर दिए हुए हैं सबको, सारे कलर को इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, हैश कोड जिसको कहते हैं। इन लोगों ने उसको हैश कोड दिए हुए हैं, हर नंबर का एक कोड है। अगर आप लोगों को पढ़ा, कभी आप फोटोशॉप यूज करते हो या ये जो चीजें यूज करते हो या कैनवा यूज करते हो जिसमें आप थंबनेल बनाते हो, तो वहां पे वो दिखाते हैं कि हर कलर का एक कोड होता है, जिसे हैश कोड कहते हैं। हर कलर का एक हैश कोड होता है, तो सारे कलर के पास एक कोड है। वो कोड आप डालो, वो कलर आपको दिख जाएगा। तो इसका मतलब है उन्होंने हर कलर को एक नंबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब उतने कलर है, नंबर दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो ये फर्क है कि हम उतना देख पाएंगे नहीं, आंखें उतना बता पाएगी नहीं, क्या आंखें इतना डिफ्रेंशिएट कर पाएगी आराम से, नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया θ1 से लेकर पाई तक कर दो और फिर डबल कर देना। आर स्क्वायर का मान a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा, आर का मान वो रख दिया वहां से, ब्रैकेट्स खोल दो और समाकलन कर दो। इसे लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2। इसका हो गया आपका थीटा 0 टू पाई, बी स्क्वायर बटा 2 भी बाहर निकाल दो, एक का थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा हो गया। साइन 2 पाई का मान 0, पाई बटा 4 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 गुना कर दिया, नहीं 2 गुना करना था, दुगना किया नहीं किया, नहीं किया, दुगना और कर दो, दुगना, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 गुना ये आ गया पाई बटा 2 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। तो इनकी जो आपकी प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी डायग्राम बनाने की, डायग्राम की प्रॉब्लम आएगी। तो या तो डायग्राम जो कर्व ट्रेसिंग में हमने पढ़ा है वहां जाइए, देखिए कि इनके डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, जिसमें पढ़ा है कि ध्रुवीय वक्र कैसे बनाए जाते हैं, वहां से मदद लीजिए, या फिर थोड़ा सा इंट्यूशन बनाइए इनके बारे में कि इनके ग्राफ बनते कैसे हैं, डायग्राम कैसे होते होंगे। हमें मेन तो ग्राफ से भी कोई खास मतलब नहीं है, हमें लिमिट से मतलब है। जब तक हम लिमिट पकड़ेंगे नहीं तो हम समाकलन नहीं कर पाएंगे, तो हमें लिमिट पकड़नी होती है कि इसकी लिमिट क्या होगी। जैसे अभी ये है आर बराबर ए कॉस 2 थीटा,
आर बराबर ए कॉस 2 थीटा। हाँ, प्रॉब्लम जो पोलर है उनमें प्रॉब्लम तो आपको आएगी। तो जो कर्व है उनके जो समीकरण है वो कुछ समीकरण तो आपको याद रख लो कि भाई ये कर्व के समीकरण चित्र ऐसे बनता है, इसका ये बनता है, इसका ये बनता है। ज्यादातर 8-10 कर्व है, 8-10 कर्व है, उनको फिक्स कर लो कि इनके कर्व ऐसे ऐसे होते हैं। उसके अलावा कोई और आए तो थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश करो, है ना। तो ये रहा आर बराबर ए कॉस 2 थीटा। ये पत्ती हैं, याद होगा, ये पत्तियां होती है। ये दो कर्व थे, कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा है, दो कर्व है पत्तियों वाले। एक है कॉस थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, और एक होता है जिसके अंदर ये चीज साइन में आती है, साइन थीटा 2 थीटा। दोनों ही ग्राफ जो है ये पत्तियां बनाते हैं, ये पत्तियां बनाते हैं। तो आर बराबर ए कॉस 2 थीटा पत्तियां बनाएगा। और कितनी बनाएगा? 4 पत्तियां बनाएगा। ये 4 पत्ती वाला ग्राफ होगा, याद करो। ये ग्राफ हमने सीखे हुए हैं, बड़े ही शानदार और बड़े ही खूबसूरत ग्राफ है ये, अल्टीमेट ग्राफ है ये, फूल पत्ती वाले ग्राफ है ये। ये देखो इस ग्राफ को, ये मैंने लिया सिंपल ग्राफ, आर बराबर कॉस ए थीटा। ए बराबर 1 रखूंगा तो वृत्त बन जाएगा, जो कि आप लोगों ने देखा ही है कि ये वृत्त बन जाता है। इसका कलर ठीक है। अब हम जैसे जैसे ए का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे मैं ए का मान बढ़ाऊंगा, देखना थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, बड़ा तेज है। ये 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे एक चीज गड़बड़ लगे, पत्तियां बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है। इसका मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि इसका नियम अलग है। इसका नियम ये है कि जब सम आती है, जब एन जो है वो सम हो जाता है तो पत्तियां डबल हो जाती है। जब एन विषम होता है तो पत्तियां उतनी होती है जितनी होती है। एन अगर 3 है तो 3 ही पत्तियां होंगी, 5 है तो 5 ही पत्तियां होंगी, 7 है तो 7 ही पत्तियां होंगी। लेकिन सम पे क्या होता है? डबल हो जाता है। सम पे ये डबल हो जाता है। जब एन का मान 2 होगा तो पत्तियां 4 बनेगी, जब एन का मान 4 होगा तो पत्तियां 8 बनेगी। देखो, ये देखो, ये इस बार एन का मान 10 है, 10 है जब 20 पत्तियां बनी है। लेकिन जैसे ही 9 करूंगा 9 ही पत्तियां बनेगी। 9 के केस में 9 पत्तियां, 10 के केस में 20 पत्तियां। ऐसे ही 8 के केस में आ जाओ, 8 8 के केस में 16 पत्ती हैं, 8 के केस में 16 पत्ती हैं। पत्तियां गिनोगे तो 16 है। लेकिन जैसे ही 7 करूंगा 7 ही पत्तियां आएंगी, 7 के केस में 7 पत्तियां आएगी, 6 के केस में फिर डबल आ जाएगी 12। और फिर ये किया मैंने 5 के केस में 5 ही पत्तियां, 4 के केस में 8 पत्तियां,
3 के केस में 3 ही पत्तियां, 3 के केस में 3 ही पत्तियां, 2 के केस में 4 पत्तियां, और 1 के केस में 2 पत्तियां। सॉरी, एक विषय में ना, विषय में तो 1 पत्ती। तो व्रत और कुछ नहीं है, बल्कि इस व्रत के लिए 1 पत्ती है। व्रत कुछ और नहीं है, इस वक्र के लिए 1 पत्ती है। तो ये आपके ग्राफ होते हैं। तो एक आर बराबर जो आपका कॉस ए थीटा होता है, ये पत्तियों वाला ग्राफ कहलाता है। इसमें आपकी पत्तियों पे पत्तियां बनती है। आप जो एन थीटा के साथ जो गुणांक ए है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 के हिसाब से उसकी पत्तियां बनती चली जाती है। तो जैसे कुमार सर पढ़ाते हैं फूल पत्तियों वाली क्लास, तो वो फूल पत्तियों वाली क्लास पढ़ाते हैं, हम फूल पत्तियां बनाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है साहित्य जो होता है वो आपको सपने दिखाता है, और विज्ञान जो होता है वो सच करता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो साहित्य होता है, आप चाहे कोई भी साहित्य पढ़े, साहित्य आपको सपने दिखाता है, और विज्ञान जो होता है वो उसे साकार करता है। विज्ञान उसे साकार करता है। फूल पत्तियों वाली क्लास गौरव सर पढ़ाते हैं, फूल पत्तियां बनती कैसे हैं वो मैं सिखाता हूँ। तो ये होगी फूल पत्तियां। अब फूल पत्तियां बढ़ा सकते हैं, आप बहुत ज्यादा फूल पत्तियां भी ले सकते हैं। पत्तियां बढ़ाते जाइए तो और भी सुंदर ग्राफ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये 20 पत्तियां, 20 के बजाय 50 ले लें, भयंकर वाला ही हो जाएगा। ओहो, भर गया। ये तो भरा नहीं है, एक्चुअली पत्तियां है ये। खोलने से ये पत्तियां दिखेंगी। दिख गई, दिख गई, दिख गई। यहाँ पे आना भैया। ओहो, भयंकर डेंजर हो गया। एक्चुअली पत्तियां हैं, थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि दिखनी शुरू हो जाए। गैप तो है लेकिन हमारी आंखों से परे गया। इधर आना। ढाई सौ पे हालत खराब है। ये आपको अब एक ग्राफ इसी का साइन के साथ होता है, वो और देखो साइन वाले में क्या फर्क होता है, कॉस वाले में और साइन वाले में। ये साइन वाला है। अब एक बार कॉस वाले को शांत करते हैं, साइन वाले को देखते हैं। ये साइन का ग्राफ है, और ये नंबर कम करते हैं, बड़े नंबर बहुत ज्यादा है। अब ठीक है, ये देखो, ये रहा। अब ये आपका साइन वाला है। तो अगर कॉस वाले को देखो, सेम कॉस वाले को इस समय देखो, तो कॉस वाला आपका यूं होता है। ये जो रेड है ये कॉस है, और जो ब्लू वाला है वो साइन है। ठीक है, दोनों में अगर हम एक की वैल्यू बढ़ाएं, डबल कर दिया। अब दोनों की पत्तियों में फर्क देखो, इसकी पत्तियां क्वाड्रेंट में बन रही है, इसकी पत्तियां एक्सिस पे बन रही है। इसकी क्वाड्रेंट पे, साइन वाले की क्वाड्रेंट के अंदर बन रही है, और इसकी एक्सिस के ऊपर बन रही है। और फिर और नंबर बढ़ाएं, ये देखो पत्तियां वही है, बस रोटेशन है। वो एक्सिस के ऊपर से चल रही है, वो आगे चल रही है, बस। क्योंकि दोनों अगर सेम चलती है तो फिर दोनों एक ही ग्राफ होते, अलग अलग ग्राफ है। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे तब शानदार होगा, क्योंकि इनका जो मेल मिलाप होगा वो शानदार होगा, है ना। इसलिए इनका डिफरेंस बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनका डिफरेंस खत्म हो गया तो फिर वो जो सुंदरता है वो नहीं आएगी।
तो ये है इनके ग्राफ। क्लियर है? आइडिया समझ में आ गया कि ये दो ग्राफ कैसे होते हैं? याद रख पाओगे ना अब तो कि कैसे ये ग्राफ होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी 4 पत्तियां बनेगी। r बराबर a cos 2 थीटा में आपकी 4 पत्तियां बनेगी, एक्स एक्स के ऊपर, प्लस वाई पे, माइनस एक्स पे और वाई पे, माइनस वाई पे। तो ये 4 पत्तियां बनेगी। एक पत्ती का निकाल लो, क्योंकि वन लूप पूछा है, लूप का मतलब पत्ती। एक लूप का क्षेत्रफल आप निकाल दो। एक पत्ती का निकालेंगे तो ये रहा, यहां से शुरू करो। थीटा बराबर 0 से लेकर इस वाले कोण पे खत्म हो जाएगा लूप आपका पाई बाई 4। अब फिर से पाई बाई 4 कैसे है वो समझा देता हूँ। आर का मान 0 रखो, आर का मान 0 रखो। आर का मान 0 रखते ही हमारे पास आ जाएगा ए कॉस 2 थीटा। ए उधर चला गया, कॉस 2 थीटा बराबर 0। कॉस का मान 0 तब होता है जब कोण 90 डिग्री का हो। तो 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर पाई बाई 4। यानी थीटा बराबर पाई बाई 4 तक ये जो ग्राफ है ये अंदर आ चुका होगा। पाई बाई 4 तक आने तक 45 डिग्री से पहले पहले ही भाई साहब घर पहुंच जाएंगे। पाई बाई 4 आने से पहले पहले ही ये भाई साहब घर पहुंच जाएंगे। ये देखो, ये रहा 2 पत्तियां, 4 वाला। ठीक है, आ जाओ। लाइन देखो पाई बाई 4, ये लाइन है पाई बाई 4, ये है पाई बाई 6, ये है पाई बाई 4। और पाई बाई 4 वाली जो लाइन चल रही है ये लाइन, इसको देखो, ये देखो, ये देखो, ये पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 आने से पहले पहले ही ये देखो, चलो इसके साथ साथ चलते हैं। ये देखो, ये देखो, चलो थोड़ा सा और, ये देखो, ये पाई बाई 4 ही चल रहा है बीच में, ये देखो दिख रहा है, ये बीच में पाई बाई 4 चल रहा है, ये लिखा पड़ा पाई बाई 4, पाई बाई 4 चल रहा है। यानी पाई बाई 4 जब पूरा पूरा पाई बाई 4 पे पहुंचेगा तो ये उस समय हमारे ध्रुव पे पहुंच चुका होगा, यहां पहुंच चुका होगा। भयंकर जूम कर लिया यार। कंप्यूटर भी हाथ जोड़ लिया आगे, ना भाई कौन ही पार पड़े। बस यहां से ही ये पाई बाई 4 वाली लाइन देख लो, ये रही, पाई बाई 4 तक खत्म हो जाएगा ये। यानी 0 डिग्री से लेकर पाई बाई 4 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमने कैसे निकाला? समीकरण से निकाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि भाई ग्राफ कब जाके 0 होगा, तो आर का मान 0 रख लो, आर का मान 0 रख के थीटा निकाल लो, आर का मान 0 रख के थीटा निकाल लो, थीटा निकाल लिए, ये लो आ गया। अब हमें खाली यहां से यहां तक समाकलन
करना है और फिर डबल कर देना है, क्योंकि एक ही लूप का निकालना है। चारों का निकालना होता तो 8 से गुणा कर देते, क्योंकि एक आधा निकाल रहे हैं हम, तो आधे को डबल करते पूरा होता, फिर 4 से गुणा करते, तो सीधा 8 से गुणा कर दो। तो ये आ गया आपका 1/2 0 से लेकर π/4 तक a cos थीटा का स्क्वायर 1 + cos 2 थीटा अच्छा समाकलन करना बाकी है। और डबल ऊपर नीचे का, दो बाहर आ गया, sin 2 थीटा बटा 2 0 से लेकर π/4 तक cos 2 थीटा है ना, यहाँ पे cos 2 थीटा है। तो ये 4 थीटा आएगा यहाँ पे। π/4 0 रखने पर 0, यहाँ पे 0 - 0, ये कट गया, πa² बटा 8 हो गया, πa² बटा 8। r बराबर a जो है ना, वो एक सर्कल का समीकरण होता है। ध्रुव रूप में r बराबर a जो है वो एक सर्कल होता है। तो ये आपका लूप का क्षेत्रफल हो गया, πa² बटा 8। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये है r² बराबर a² cos 2 थीटा sin 2 थीटा। r² बराबर, हाँ r बराबर a जो होता है वो सर्कल होता है जिसका केंद्र 0 0 होता है, त्रिज्या a होती है। क्योंकि आप उसे ध्रुव में बदल लो, अगर आपको जब भी प्रॉब्लम आए तो ध्रुव को कार्तीय में बदल लो, और कार्तीय में बदलते ही आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे r बराबर a लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारा ध्रुवीय के साथ ज्यादा लंबा चौड़ा रिलेशन नहीं रहा है ना, हमारा ज्यादा लंबा चौड़ा रिलेशन नहीं रहा है। तो आर इनको अगर सॉल्व करना हो तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं कार्तीय में। तो जैसे ही आप इसका वर्क करोगे तो ये हो जाएगा r² बराबर a², r² की जगह आपके पास आ जाएगा x² + y², x² + y² बराबर a² आया, जो कि साफ है कि वृत्त का समीकरण है। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है, केंद्र 0 0 है, त्रिज्या a है। केंद्र 0 0, त्रिज्या a। ठीक है, समझ में आ गई? तो इस तरीके से चेंज करके देख सकते हो। और कई कर्व है, उनको याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पेपर में आप कर्व नहीं बना सकते।
अगर आपको कर्व याद है तो उसको अटेम्प्ट करो, कर्व याद नहीं है तो अटेम्प्ट ही मत करो, क्योंकि पेपर में बैठ के आप कर्व नहीं बना सकते। अब या फिर अब ऐसा कर्व है, इसको आप पहले काटते में बदलो, फिर काटते में जाके देखो, फिर काटते में भी कौन से ये पहचाने हुए कर्व है, नहीं, ये जाने पहचाने कर्व नहीं है, काटते में भी बदलोगे तो भी ये जाना पहचाना नहीं मिलेगा। तो इसका या तो डायग्राम आपको याद हो तब इनको अटेम्प्ट करो, नहीं जानकार है तो आगे बढ़ जाओ, टाइम खराब ना करो, क्योंकि इनके ग्राफ बड़े अजीब होते हैं। ये जो ग्राफ है इसकी शक्ल देखो, क्या था हमारा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये बाहर आ जाएगा। ये आपका ग्राफ है, ये जो है ये आपका ग्राफ है जिस क्वेश्चन में ग्राफ बना रहे हैं, और लिमिट आ जाएगी इसके 0 से लेकर π/2 तक, पूरा एक लूप एक साथ ही आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, हाँ, इसमें भी अगर आप कॉस का देखें, सेम कर्व को अगर हम कॉस में लें, ये देखो, ये है आपका कॉस वाला, और ये जो कर्व है इसको याद होगा, इसको द्विपाशी कहते हैं, इसको द्विपाशी कहते हैं। ये द्विपाशी कहलाती है, दो लूपों वाली पाशी, वैसे आप कह सकते हैं इन्फिनिटी का सिंबल है ये। और जो उसमें आते हैं आप, तो ये ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, साइन में जब आते हैं तो ये टिल्ट हो जाता है। बाकी एरिया में कोई फर्क नहीं आएगा, एरिया उतना ही आएगा जितना उसका था, इसका एरिया भी इतना ही आएगा, लूप बराबर है, बस रोटेशन हो गया, थोड़े से घूम गए। ये ग्राफ हमने पहले किया हुआ है ना, ये ग्राफ हमने पहले किया हुआ है, डबल लूप, इसे द्विपाशी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ग्राफ ऐसे होते हैं, आप लिमिट समीकरण से भी निकाल सकते हैं, समीकरण को भी कह के लिमिट निकलवा सकते हैं। समीकरण को r बराबर 0 दे दो, r बराबर 0 रखते ही हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर 0, ए स्क्वायर इधर आ गया 0, साइन 2 थीटा बराबर 0। साइन का मान 0 तब होता है जब कोण 0 हो या पाई हो, बस दो लिमिट चाहिए, तो 0 और पाई ले ली, तो 2 थीटा बराबर 0, 2 थीटा बराबर पाई, तो थीटा की लिमिट आपको यहां से मिल गई बिना ग्राफ बनाए, 0 थीटा बराबर π/2। हाँ, इसे द्विपाशी कहते हैं, बर्नौली द्विपाशी। जीरो से लेकर π/2 तक, तो इसमें हो जाएगा आपका 0 से लेकर π/2 तक, और एक बार में पूरी निपट जाएगी, एक ही बार में पूरी निपट जाएगी। आर स्क्वायर का मान भी पूरा ही दिया हुआ है, आर स्क्वायर ही दिया हुआ है, कमाल की बात और अच्छी है, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, वरना आर दिया होता है, आर रखते हैं फिर स्क्वायर आता है, फिर थोड़ी सी समाकल में दिक्कत आती है, बड़ी
ये है कि सीधा आर स्क्वायर ही दिया हुआ है, तो और भी अच्छी चीज होगी। सीधा आर स्क्वायर दिया हुआ रखा, बाई 2 आ गया, साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2। पाई बाई 2 रखते कॉस पाई का मान -1, कॉस 0 का मान 1। तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर बटा 2, बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला एरिया ऑफ द कार्डोइड। ये कार्डोइड माइनस वाला है तो उधर बनेगा। ये बड़ा मुश्किल है बिना डायग्राम बनाए। कई बार तो क्वेश्चन हो जाता है कि ठीक है सीधा कर दो। अब कई बार क्वेश्चन जो है वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि डायग्राम बनाए बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि डबल करना है। जैसे इसमें हमने 0 से लेकर 90 कर दिया, एक बार में डबल नहीं किया, क्योंकि हमें पता था कि 0 से 90 में पूरा लूप आ जाएगा, 0 से 90 में पूरा लूप आ जाएगा, इसलिए एक बार में हो गया। वरना अगर यही कोस का सवाल होता तो आधा लूप निकलता और आधा लूप डबल करना पड़ता। हाँ, एरिया दोनों का सेम होता है, एरिया वाइज दोनों सेम है। अब ये माइनस वाला कार्डोइड है और वो प्लस वाला कार्डोइड है, आप प्लस वाले का निकाल लो चाहे माइनस वाले का निकाल लो, एरिया वाइज ये दोनों बराबर है। बस प्लस वाला उधर जाता है, माइनस वाला इधर आता है, डायरेक्शन का अंतर है। ये प्लस वाला, सॉरी ये प्लस वाला है, उधर जा रहा है वो प्लस है, इधर वाला माइनस है। एरिया वाइज दोनों सेम है, आप जिसका चाहे उसका निकाल लो, जिसका चाहे उसका निकाल लो। दोनों में से किसी का भी निकाल लो। 0 से पाई लिमिट रखनी है और डबल करना है। ये डबल, ठीक है ना, क्लियर है। इसको समाकलन कर लो और 3/2 गुना आएगा, 1.5 गुना आ जाएगा ये। आपके व्रत का 1.5 गुना होता है, आपके व्रत का समाकलन कर लो। अब बस समाकलन करोगे ये 1.5 गुना होता है। तो जो आपका कार्डोइड होता है वो व्रत का 1.5 गुना होता है, व्रत का 1.5 गुना होता है। जैसे विनीता कह रही है कि व्रत का 1.5 गुना होता है, बिल्कुल ये से याद रख लो अपना, ताकि आपका समय बच जाए। ये वो कर्व है जो नॉर्मली आते रहते हैं, बार बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं। और अगर आप कोर्स को देखेंगे तो बीएससी में भी मैंने ये करवाया हुआ है, फर्स्ट टाइम जब कोर्स करवाया था तब भी मैंने ये करवाया था, और अब करवा रहा हूँ तो भी ये करा रहा हूँ। उसके बाद में जब थर्ड टाइम आपको कोर्स कराऊंगा तब भी ये क्वेश्चन वापस कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप नहीं बदल सकते, जिनको आप नहीं बदल सकते क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी पार्ट है। जैसे अभी हमने द्विपाशी देखी थी, वो इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा एक चीज समझते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लीजिए 2 किताबें हैं, आपने एक किताब खरीदी, फिर आपने दूसरी किताब खरीदी,
अब दोनों किताबें अलग अलग है या एक है, क्या पैमाना होता है? कैसे पता चलता है कि जो दूसरी किताब है वो पहली किताब से नई है? तो इंपॉर्टेंट ये होता है, पहली किताब ने पाइथागोरस प्रमेय लिखी है, दूसरी किताब कोई अपनी पाइथागोरस प्रमेय तो नहीं लेके आएगी, अपने घर से थोड़ी बनाएगी पाइथागोरस प्रमेय, नई पाइथागोरस प्रमेय लाऊंगा क्योंकि मुझे नई किताब छापनी है। नई किताब छापनी है तो नई पाइथागोरस लेके आऊंगी, तो भी उसमें वही लाएगी। तो वही पाइथागोरस प्रमेय आपको पहली किताब में मिलेगी, वही पाइथागोरस आपको दूसरी किताब में मिलेगी। नंबर एक। नंबर दो, कुछ सवाल होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको हर किताब चुनती है, क्योंकि अच्छे सवालों को किताब नहीं चुनेगी तो आप नई किताब में बहुत सकता है बहुत नया हो, लेकिन आप कहोगे घटिया है, बढ़िया सवाल है ही नहीं, क्योंकि बढ़िया सवाल रोज रोज नहीं होते, बढ़िया सवाल थोक के भाव नहीं है, घटिया सवाल थोक के भाव हो सकते हैं, अच्छे सवाल वही हैं जो मार्केट में ऑलरेडी सदियों से चलते आ रहे हैं। तो अच्छे सवालों का वैसे भी बहुत अभाव है और इन्हें हर कोई बना भी नहीं सकता, इन्हें हर कोई बना भी नहीं सकता। अब फोलियम है, फोलियम फोलियम ही है, वो एक ही है, देशकार्ते ने जब से बनाया था तब से लेकर आज तक वो एक ही है, उसके अलावा दूसरा नहीं बना। तो अब वो फोलियम है, इस किताब ने भी फोलियम को शामिल करना ही पड़ेगा और उस किताब को भी फोलियम को शामिल करना ही पड़ेगा। अगर फोलियम को शामिल नहीं किया तो किताब अच्छी नहीं हो सकती, फोलियम को शामिल ना करे तो वो दूसरी किताब अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छी किताब, फोलियम तो एक है ना, या तो दूसरी किताब एक नया फोलियम बनाए, वो उसकी औकात नहीं है, हो भी नहीं सकती, और वो नया फोलियम बना सकता तो वो किताबें क्यों छापेगा, वो तो फिर रिसर्च में जाएगा, दूसरा देकार्ते बनेगा। तो वही चीज, वो जो अच्छी चीजें हैं वो रिपीट होती है, इसीलिए जब आप एक किताब से दूसरी किताब लाते हैं तो आप देखते हैं कि 70% कंटेंट दोनों का सेम है, 70% सेम है। क्यों सेम हुआ 70%? क्योंकि हर किसी को बताना तो वही सब कुछ पड़ेगा ना, शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी कि ये एक रेखा होती है, ये एक व्रत होता है, ये व्रत का समीकरण होता है, तो 70% हिस्सा तो दोनों में सेम ही चलेगा, बदल ही नहीं सकता। और बदलेगा तो जैसे मैंने कहा कि फिर वो किताब उस तरीके से नहीं बन पाएगी कि बिना व्रत पढ़ाए फिर लोग कहेंगे यार व्रत पढ़ाया, यही नहीं बताया कि व्रत का समीकरण क्या होता है, यही नहीं बताया कि व्रत होता क्या है, सीधा ही सवाल खोल दी। तो इसीलिए 70% कंटेंट आप चाहे कितनी भी किताबें ले आइए, हो सकता है 70 में कम बता रहा हूं, हो सकता है 80% सेम हो, एररलेस मैथमेटिक्स ले आओ, एसआर से नहीं ले आओ, आपको 60 से 70% क्वेश्चन दोनों में सेम टू सेम मिलेंगे। हाँ, जो दोनों में फर्क होगा वो होगा घटिया क्वेश्चन होगा, अच्छे क्वेश्चन दोनों में सेम होंगे, अच्छे क्वेश्चन दोनों में सेम होंगे, जो घटिया क्वेश्चन है वो दोनों में अलग अलग हो सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना कि भाई आप जब भी करवाते हैं तो इन चीजों को आप नहीं चेंज कर सकते, चाहे आप तीसरी बार कोर्स करवाएं और चाहे आप 5वीं बार कोर्स करवाएं, आपको कार्डोइड हर बार ही पढ़ाना पड़ेगा, हर बार ही पढ़ाना पड़ेगा। अगर 5वीं बार मैंने कार्डोइड नहीं पढ़ाया और पेपर में कार्डोइड आ गया, तो जिसने 5वीं बार कोर्स लिया है वो कहेगा हमें तो कार्डोइड ही नहीं पढ़ाया, इतना इंपॉर्टेंट करो था, सर कर क्या रहे थे, कार्डोइड नहीं पढ़ाया। क्योंकि पेपर की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बार बार रिवाइज कराना पड़ता है, बार बार पढ़ाना पड़ता है ना। तो इसलिए ये नहीं है, कई लोग होता है जहां तक हो सकता है, जैसे भी लोकेश कह रहा है कि उसमें भी वही क्वेश्चन करवाए थे, यहाँ पे वही कहते हैं, लोकेश थोड़ा सा इंटेलिजेंसी का लेवल देखो अपना और समझो कि क्या होता है, क्यों करना है, क्या कार्डोइड को छोड़ा जा सकता है, क्या कार्डोइड को छोड़ा जा सकता है, क्या लेमिनेस स्टेट को छोड़ा जा सकता है, क्या इन चीजों को आप जब दोबारा पढ़ाएंगे तो क्या आप इनको छोड़ सकते हैं? नहीं। दूसरी बार कोर्स करने का क्या मतलब होता है, पहले ये समझे। दूसरी बार का मतलब क्या ये होता है कि सब कुछ ही नया पढ़ेंगे, नई पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे, नया क्षेत्रकलन लाएंगे, नया चापकलन लाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसका मकसद क्या होगा जब आप सेकंड टाइम करेंगे? तो इसका मतलब ये होगा वही चीजें आप दोबारा से पढ़ेंगे, कुछ नया ऐड कर लेंगे, कुछ नया ऐड कर लेंगे, या फिर नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, उन्हीं चीजों को एक नए अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नई चीजें तो नहीं आ सकती रोज रोज, रोज वो नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो चीजें हैं बेसिक है, जो फाउंडेशन है, आपको वो तो सेम ही पढ़ना पड़ेगा। क्षेत्रकलन का फॉर्मूला है वो वही पढ़ना पड़ेगा, चापकलन का फॉर्मूला है वो वही पढ़ने पड़ेंगे, उस पर कुछ एग्जाम्पल भी लगभग लगभग सेम ही रहेंगे, और जो खास अच्छे सवाल हैं जैसे मैंने कहा फोलियम है, ये है, ये चीजें तो वही रहेंगी, ये भी आपको सबको वही पढ़नी पड़ेंगी। तो ये चीजें आप नहीं बदल सकते क्योंकि आपको वही पढ़ना पड़ेगा, कुछ सवाल है जो आपको ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो इस बात को समझिए, है ना। टिक्का टिप्पणी करने से पहले पहले थोड़ा सा एक बार गौर जरूर करें कि भाई आप जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं वो एटलीस्ट सही तो है क्या। हाँ, कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, वो भी है, दूसरा हम रिवीजन से जो सेकंड टाइम कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन है ये, और रिवीजन का मतलब कहाँ से ये हो गया कि नई चीजें आएंगी, कोशिश पूरी की जाती है। अगर आप मेरे फर्स्ट वाले लेक्चर में देखो, मैंने क्षेत्रकलन चापकलन अलग तरीके से पढ़ाया होगा, अलग तरीके से, और अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग तरीका है, दोनों ही तरीके मेरे डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, सवाल चाहे सेम होंगे
लेकिन पढ़ाने का तरीका पिछली बार अलग था, इस बार अलग है। और जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ और नयापन आएगा और नए सवाल आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन चीज़ों को हटा देंगे और फिर आप कहते हो ये देखो सर, ये सवाल तो आपने पिछली बार भी पढ़ाया था, ये तो आप यहीं पढ़ा रहे हैं, फिर आपने नया क्या पढ़ाया? फिर सर आपने ये तो वापस पढ़ा दिया, वही सवाल पढ़ा दिया। लास्ट टाइम फर्स्ट कोर्स कराया था तब भी आपने यही सवाल पढ़ाया था, अभी भी फिर यही पढ़ा दिया। तो वो इसका मतलब रिवीजन चल रहा है आप लोगों के लिए, तो मोटा-मोटी वही आएगा, फिर भी हम नए ऐड कर रहे हैं। इसलिए आज आप समाकलन को देखिए, समाकलन के अंदर मैंने शायद 100 क्वेश्चन करवा दिए, है ना? और 100 क्वेश्चन कराए, कोशिश पूरी यही रही है कि जो पिछली बार सवाल किए गए थे, उनमें से कोई भी सवाल रिपीट ना हो, क्योंकि समाकलन में वैरायटी आपको मिल जाती है। तो आप वहाँ पे आप सारे के सारे सवाल नए लाने की कोशिश करें, फिर भी 2-4 सेम आ भी जाते हैं, फिर भी 2-4 सेम आ जाते हैं, तो आ जाते हैं यार। इतनी जगह तो आप दे सकते हो कि चलो सर कोई बात नहीं, 2-3 सवाल सेम आ गए। इतने तो आपको भी याद नहीं रहते होंगे कौन से करवाए थे। क्योंकि पूरी कोशिश है कि जहाँ तक हो सके क्वेश्चन एकदम अलग आए। लेकिन फिर भी कुछ तो सेम हो ही जाता है यार, बढ़िया सवाल तो अच्छे लगते हैं, वो तो शामिल हो ही जाते हैं, है ना? चलो, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में।